नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वो भी मेरी ही जुबानी। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक लड़के की है जिसका नाम है राहुल। तो चलिए अब ये कहानी हम उसी राहुल की नज़रों से सुनते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग मेरी कहानियां सुन तो लेते हो मगर ना तो लाइक करते हो और ना ही शेयर। इसीलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज की कहानी को जितना हो सके उतना लाइक ज़रूर करना। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप में से बहुतों ने ढेर सारी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज की इस कहानी को सुनकर आपको वाकई में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपसे हमारी नज़दीकियां बढ़ेंगी और आगे की वीडियोज़ आप तक बिना रुके पहुंचेंगी। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें डरावनी कहानियों में दिलचस्पी है, या फिर जिनको इनसे जुड़े रहस्यमय हादसों को जानना पसंद है। अक्सर ऐसे लोग यही सोचते होंगे कि क्या ये भूत प्रेत सच में होते हैं, क्या ये सच में उतने ही डरावने दिखते हैं जितना फिल्मों में दिखाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के मन में ऐसे ख्याल आते हैं या नहीं, लेकिन बचपन से ही मेरे दिल में ऐसे सवाल उठते रहे हैं। हालांकि मैं कभी इन चीज़ों को सही से समझ नहीं पाया, लेकिन आज से लगभग 12 साल पहले जो मेरे साथ हुआ वो आज तक मेरे जहन से नहीं निकला है। जब वो डरावना हादसा मेरे साथ हुआ था उस वक्त मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मैं 207 साल का था। समझ नहीं पा रहा था कि जो हो रहा है वो असल में क्या है और क्यों हो रहा है। आज से 12 साल पहले मेरी उम्र लगभग 22 से 23 साल रही होगी। एक रात मैं और मेरी माँ हमारे पुराने टूटे फूटे से घर में सो रहे थे। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। उसी तूफानी माहौल के बीच अचानक हमारे घर का टेलीफोन बजा। जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी मेरी आंखें तुरंत खुल गईं। माँ की भी नहीं, मेरी सबसे पहले, क्योंकि मैं वैसे भी नींद में नहीं था। दरअसल मैं बिजलियों की गड़गड़ाहट से डरा हुआ था और आंखें बंद करके चुपचाप लेटा था। बचपन से ही मुझे बिजली की आवाज़ से बहुत डर लगता था। और तभी जैसे ही फ़ोन बजा मैं एकदम चौंक गया। पहले तो बहुत डर लगा, लेकिन फिर एहसास हुआ कि ये तो घर के फ़ोन की ही घंटी है। मैं उठकर धीरे धीरे अंधेरे में फ़ोन की तरफ गया और टटोलते हुए उसे उठाया। उस जैसे ही फ़ोन को कान से लगाया, सामने से आई एक आवाज़ ने मेरा खून जमा दिया। मेरे माथे पर पसीना आ गया, हाथ पैर कांपने लगे। उस आवाज़ को सुनकर समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं। शायद आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे किसी चुड़ैल या डायन की आवाज़ सुनाई दी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फ़ोन पर सामने न तो कोई चुड़ैल थी न ही कोई डायन, बल्कि एक जिंदा इंसान था, बिल्कुल मेरी ही तरह का कोई। क्योंकि भला चुड़ैलों को किसी से बात करने के लिए फ़ोन करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, वो तो सीधे आपके सामने या पीछे आकर खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में सवाल यही है कि फिर वो फ़ोन मुझे किसका आया था, और सामने से उस इंसान ने ऐसी क्या बात कह दी थी कि मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी। शायद इस वक्त आप लोगों के भी दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा होगा। तो चलिए मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि उस वक्त मेरे पास फ़ोन किसने किया था। जब वो शख्स मुझसे फ़ोन पर बात कर रहा था, उसी दौरान मुझे फ़ोन की लाइन के पीछे से साफ साफ पुलिस या एम्बुलेंस के सायरन जैसी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। और उन्हीं आवाज़ों के बीच जब उस आदमी ने जो कुछ कहा, उसे सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने फ़ोन उठाते ही मुझसे पूछा, क्या ये बंसी जी का घर है? उसका लहजा काफ़ी सख्त और रुखा था, तो मैं थोड़ा हकलाते हुए जवाब देता हूँ, हाँ, मैं ही उनका बेटा बोल रहा हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, सामने से वो आदमी बोल पड़ा, मैं इंस्पेक्टर अविनाश बोल रहा हूँ।
इस वक्त मैं उसी मुर्दा घर के गेट पर खड़ा हूं जहां तुम्हारे पापा गार्ड की नौकरी करते थे। उसकी बात सुनते ही मैं बीच में ही उसे रोकते हुए कहता हूं, अरे अंकल, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पापा उस मुर्दा घर में नौकरी करते नहीं थे, बल्कि आज भी वहीं काम करते हैं। इस वक्त वो वहीं ड्यूटी पर हैं। घर पर तो बस मैं और मेरी माँ ही हैं। मेरी बात खत्म होते ही सामने से वो इंस्पेक्टर थोड़े गुस्से में बोलता है, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, और जिस मुर्दा घर में अब तक लावारिस लाशें और मरे हुए लोगों को रखा जाता था, उसी मुर्दा घर में तुम्हारे पिताजी की भी लाश रखी गई है। यही खबर देने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है। जितना जल्दी हो सके यहां आकर अपने पिताजी की लाश की पहचान कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वो लाश किसी और की हो। इतना कहते ही दूसरी तरफ से फोन कटने की आवाज आती है और उसी पल बाहर इतनी तेज बिजली कड़कती है कि मैं, जो ये सब सुनकर बिल्कुल गुमसुम सा हो गया था, वो बिजली की आवाज सुनते ही जैसे थोड़ा होश में आता हूं। हड़बड़ाते हुए मैं बगल में सो रही अपनी मां को उठाता हूं और जो कुछ भी इंस्पेक्टर ने मुझे फोन पर बताया था वो सब मां को बता देता हूं। हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इंस्पेक्टर ने बताया है कि पापा अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने मां से बस यही कहा कि पापा का कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है और हमें तुरंत निकलना होगा। उस वक्त मैंने मां से इतना तो कह ही दिया था, लेकिन जैसे ही मैं अपनी मां के साथ उस मुर्दा घर पहुंचा, तब तक हम दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे, क्योंकि जब मेरे पास वो फोन आया था उस वक्त रात के करीब 1:30 से 2 बजे के बीच का समय रहा होगा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसी वक्त मैंने अपनी साइकिल निकाली और मां को पीछे बैठाकर घर से निकला। रास्ते में बारिश में भीगते हुए जब हम वहां पहुंचे तो हमारे कपड़े पूरी तरह पानी से तर हो चुके थे। दरअसल वो मुर्दा घर हमारे गांव से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर था। उस दूरी को तय करने में साइकिल से हमें लगभग 1 घंटे का वक्त लग गया। ऊपर से गांव की सड़कें भी बेहद टूटी फूटी थीं। वो मुर्दा घर गांव से दूर एक सुनसान इलाके में बना था, जो वहां मौजूद अस्पताल के ठीक पीछे था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी मां को लेकर वहां पहुंचा, देखा ना तो बाहर कोई एम्बुलेंस खड़ी थी और ना ही पुलिस की कोई गाड़ी। अब हमारे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि हम अकेले ही उस मुर्दा घर के अंदर जाएं। जिस फोन पर इंस्पेक्टर का फोन आया था वो भी एक लैंडलाइन ही था, जिसे जेब में डालकर साथ नहीं लाया जा सकता था। वैसे भी हमारे घर में किसी के पास मोबाइल फोन नहीं था। घर की माली हालत ठीक नहीं थी। पिताजी ही घर के अकेले कमाने वाले इंसान थे, इसलिए हम लोग उसी पुराने लैंडलाइन फोन से काम चलाते थे। अब जैसे ही मैं मां को लेकर मुर्दा घर के गेट पर पहुंचा, मां ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। वो घबराई हुई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए चिंता भरे लहजे में पूछा, तू मुझे यहां क्यों लेकर आया है और तेरे पापा कहां हैं? उनकी बात सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। जो भी इंस्पेक्टर ने फोन पर कहा था मैंने मां को सब बता दिया। मेरी बात सुनते ही मां जोर जोर से रोने लगी। मैंने उन्हें थोड़ा समझाया और फिर हम दोनों अंदर गए। मुर्दा घर के अंदर जहां लाशें रखी जाती थीं, वहां 2 लाशें पड़ी थीं। एक लाश काफी पीछे कोने में थी और दूसरी ताजी ताजी लग रही थी, जैसे अभी अभी रखी गई हो। उस लाश पर सफेद कफन ढका था, जो ऊपर से खून में पूरा सना हुआ था। उस ताजा खून को देखकर रूह कांप गई। वो लाश कोने में पड़ी थी। मैं कांपते हाथों से उसके चेहरे से खून सना कफन हटाने लगा। जैसे ही मैंने वो कफन हटाया, मेरे साथ साथ मां की भी चीख निकल गई। हम दोनों वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। वो लाश किसी और की नहीं, मेरे पापा की ही थी। उनके चेहरे की हालत देख दिल दहल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके चेहरे को बहुत ही बुरी तरह से नोच डाला हो। शायद किसी नुकीली चीज से बार बार उनके चेहरे को चीरा गया था। उनकी एक आंख भी गायब थी। देखने से लग रहा था जैसे मरने से पहले उन्होंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन जिसने भी उनके साथ ये किया वो कोई बेहद ताकतवर चीज थी। ये सब बीतने के लगभग 1 महीने बाद हमारे घर फिर से फोन आया, लेकिन इस बार फोन पुलिस इंस्पेक्टर का नहीं था। फोन उस अस्पताल से आया था
जो मुर्दा घर के ठीक आगे बना हुआ था। फोन करने वाला एक डॉक्टर था जिसने कहा कि पापा के गुजर जाने के बाद वो लोग मुझे वहां गार्ड की नौकरी देना चाहते हैं। मां ने यह सुनते ही साफ मना कर दिया। जिस जगह ने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया और आज तक नहीं पता चल पाया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था, मां मुझे उस जगह दोबारा भेजना ही नहीं चाहती थी। लेकिन क्योंकि पापा को गुजरे हुए पूरा 1 महीना हो चुका था, उस 1 महीने में हमारे हालात इतने बदतर हो चुके थे कि घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। इसी मजबूरी में मैंने उस मुर्दा घर में नौकरी करने का फैसला कर लिया और फिर अगले ही दिन से मैंने उस मुर्दा घर में काम करना शुरू कर दिया। शुरू के 20 से 25 दिन तक तो सब कुछ सामान्य रहा, कोई अजीब घटना नहीं घटी। लेकिन एक रात फिर वही मौसम लौट आया, बिल्कुल वैसा ही जैसा पिताजी की मौत वाली रात को था। उस रात करीब 8 बजे मैं अपनी साइकिल से मुर्दा घर की तरफ जा रहा था। जब मैं अपने गांव की सुनसान सड़क से होकर निकल रहा था, तभी अचानक मुझे पीछे से किसी के बुलाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा हो। वो आवाज सुनते ही एक पल के लिए मेरा मन हुआ कि साइकिल रोक दूं, लेकिन तभी मुझे बचपन में गांव में उस जगह के बारे में सुनी गई डरावनी बातें याद आ गईं। उन बातों को याद करते ही मैंने साइकिल रोकने के बजाय उसे और तेज चलाना शुरू कर दिया। मैं तेज तेज पैडल मारता हुआ जितनी जल्दी हो सके वहां से दूर निकलने लगा। तेजी से साइकिल चलाते हुए मैं गांव के पास वाले मेन हाईवे पर चढ़ गया। उस हाईवे पर मुझे करीब 2 किलोमीटर का सफर तय करना था, क्योंकि उसी हाईवे के दूसरी ओर वो रिहायशी इलाका था और उसके पीछे ही वो अस्पताल था जिसके पीछे मुर्दा घर मौजूद था। अब जैसे जैसे मैं उस हाईवे पर आगे बढ़ता जा रहा था, मुझे अजीब महसूस होने लगा। चलते चलते करीब 4 से 5 मिनट हो चुके थे, लेकिन ना तो कोई गाड़ी पीछे से आई और ना ही सामने से, जबकि उस वक्त रात ज्यादा नहीं हुई थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उस वक्त सिर्फ रात के 8 बजे थे। खाना खाकर मैं मुर्दा घर जा रहा था। हल्का अंधेरा जरूर था, लेकिन इतनी रात भी नहीं हुई थी कि 5 मिनट में हाईवे पर कोई गाड़ी ना दिखे। तभी अचानक चलते चलते ही मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार भी किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। वो जो कोई भी था बार बार मेरा नाम लेता रहा। मैंने उसकी आवाज को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन तभी अचानक मुझे गुस्से और गुर्राहट से भरी आवाज सुनाई दी, कहां तक भागेगा? आखिर तू भी तेरे बाप की तरह मेरे ही हाथों मरेगा। यह सुनते ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने साइकिल वहीं रोक दी और वहीं बैठा बैठा ही अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखने लगा। जैसे ही मैंने पीछे देखा, मुझे साफ नजर आया कि मेरी साइकिल से करीब 10 से 12 कदम पीछे कोई परछाई खड़ी थी। लेकिन उस वक्त वहां इतना घना अंधेरा था कि मैं उस परछाई का चेहरा ठीक से देख ही नहीं पाया। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे एहसास हुआ कि मैं उसका चेहरा तभी देख पाऊंगा जब उसका चेहरा होगा ही, यानी जो भी वो चीज थी उसका हुलिया किसी इंसान जैसा ही था, और इंसानों में भी वो देखने में किसी औरत जैसी ही लग रही थी। मगर उसका चेहरा इतना ज्यादा काला था कि रात के अंधेरे में ठीक से नजर ही नहीं आ रहा था। पर उस वक्त जो चीज मैं साफ साफ देख पा रहा था वो ये थी कि उसके सिर पर औरतों की तरह काफी लंबे लंबे बाल थे। उसके साथ ही उसने सिर से लेकर पैर तक बिल्कुल सफेद सफेद कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो कपड़े इतने गंदे और फटे पुराने लग रहे थे कि मानो उसने सालों से वही कपड़ा नहीं बदला हो। अब वो जो भी थी, उसे देखकर एक पल के लिए मेरे मन में यही सवाल आया कि आखिर ये औरत है कौन? मैंने इसे न तो कभी अपने गांव में देखा और न ही कभी इस रास्ते पर आते जाते देखा है। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक वो औरत एक झटके में मेरे काफी करीब आ गई। जो पहले करीब 10-12 कदम दूर खड़ी थी, अब वो मुझसे महज 4-5 कदम की दूरी पर थी। लेकिन जैसे ही वो इतनी तेजी से मेरे पास आई, उसका चेहरा जो अंधेरे में धुंधला धुंधला दिख रहा था, अब बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगा। उसका चेहरा देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके सिर के हल्के हल्के बाल जो चेहरे पर आ गिरे थे, वो जब हवा में हल्के से हिले
तो उसके चेहरे पर से हट गए और तभी मैंने देखा कि उसके चेहरे की चमड़ी पूरी तरह से झुलसकर सूख चुकी थी। उसके चेहरे पर खून से सनी जली हुई चमड़ी चिपकी हुई थी। उसके साथ ही उसकी दोनों आंखों में से एक आंख गायब थी। उसकी गायब आंख देखकर मुझे वहीं सीने याद आ गया जब मैंने अचानक पापा की लाश के ऊपर से खून में सना कफन हटाया था। तब भी पापा की एक आंख ऐसे ही गायब थी जैसे अब उस औरत के चेहरे से आंख गायब थी। लेकिन उस वक्त रात के अंधेरे में उसका जो भयानक हुलिया था, उसे देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, भूत भूत। और इतना कहते ही मैं अपनी साइकिल पर तेजी से पैडल मारते हुए सीधा मुर्दाघर की ओर भागने लगा। लेकिन जब मैं उस मुर्दाघर की तरफ जा रहा था तो इतनी तेज साइकिल चलाते हुए भी मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आखिर मैं जा तो एक मुर्दाघर की तरफ ही रहा हूं। वहां न तो मां जैसा कोई तसल्ली देने वाला मिलेगा और न ही कोई अपना। वहां जाकर तो मुझे सिर्फ लाशों के बीच ही बैठना है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मैं इतनी तेजी से साइकिल चलाते हुए मुर्दाघर की ओर भागता चला जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां पहुंचता, रास्ते में फिर से उसी दिन की तरह बारिश शुरू हो गई। हालांकि मुर्दाघर के सामने पहुंचते पहुंचते बारिश ने और भी तेज रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन मैं उतना ज्यादा नहीं भीगा था। पर जैसे ही मैं मुर्दाघर के गेट के ठीक सामने पहुंचा, बारिश की बूंदें इतनी तेजी से गिरने लगीं कि मैं अपनी साइकिल को मुर्दाघर की बाहर वाली दीवार के सहारे खड़ा करके तेजी से अंदर की तरफ भागा। अब मैं मुर्दाघर के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन अंदर खड़े खड़े भी बार बार वही डरावना सीन मेरी आंखों के सामने आ रहा था जो 2-3 मिनट पहले मेरे साथ हुआ था। उस खौफनाक मंजर को याद करके मैं अंदर ही अंदर कांपने लगा था। लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए मैं जाकर उसी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर बैठकर मुझे पूरी रात काटनी थी। वहां बैठे बैठे अब करीब 4-5 घंटे बीत चुके थे, यानी अब रात के 12 से 1 बजे के बीच का वक्त हो रहा था। तभी अचानक मेरे कानों में सायरन की आवाज गूंजने लगी। वो सायरन किसी और चीज की नहीं बल्कि एम्बुलेंस की आवाज थी। वैसे तो जब भी इस तरह की सायरन की आवाज सुनाई देती थी, मैं समझ जाता था कि मुर्दाघर में फिर से लाशें आने वाली हैं। और ठीक हर बार की तरह इस बार भी वही हुआ। एम्बुलेंस की सायरन ठीक मुर्दाघर के सामने आकर रुक गई। फिर फटाफट एम्बुलेंस का ड्राइवर और उसके साथ हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय दोनों नीचे उतरे। उन्होंने पीछे से स्ट्रेचर निकाली जिस पर एक लाश सफेद कफन से ढकी हुई थी और उसे मेरे पास रख दिया। शुरुआत में तो ये देख लगा कि रोज की तरह बस एक लाश आई है, लेकिन तभी वो लोग फिर से एम्बुलेंस में गए और दूसरी स्ट्रेचर पर एक और लाश निकाल लाए। इसी तरह एक के बाद एक उन्होंने 4-5 लाशें एम्बुलेंस से निकालकर रख दी। शायद आप ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि एक एम्बुलेंस में मुश्किल से 2-3 लाशें आती हैं, लेकिन उस दिन उसमें से 4-5 लाशें निकाली गईं। मैंने जब इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हाईवे पर जो घुमाव है वहां अभी कुछ देर पहले ही एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें ये 5 लोग मारे गए, लेकिन अब तक भी इन 5 की पहचान नहीं हो पाई थी और इन सभी को लावारिस करार दे दिया गया था। जैसे ही इनके बारे में कोई जानकारी मिलती, इनके घर वालों को खबर दे दी जाती ताकि वो आकर इनकी लाशें ले जाएं। तब तक इन 5 की लाशों को इसी मुर्दाघर में रखना था। अब वो लोग ये सब कहकर वहां से चले गए, लेकिन वो 5 लाशें अब भी मेरे सामने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थीं, जिन्हें मुझे धक्का देकर अंदर रखना था। अब सोचो, रात के 1 बजे का वक्त हो, बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही हो, कुछ घंटे पहले ही मेरे साथ एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ हो जिसे मैं चाहकर भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूं, और ऐसे में अचानक तुम्हारे सामने 5 लाशें लाकर रख दी जाएं, वो भी ऐसी लाशें जिनकी मौत ठीक उसी जगह हुई जहां तुम्हारे साथ वो डरावनी घटना हुई थी। तो उस माहौल में फिर से डर का घेरा मन के चारों ओर बनना तो तय है। उन लोगों के जाने के बाद भी मैं काफी देर तक कुर्सी पर बैठा बैठा उन्हीं 5 लाशों की तरफ एक तक देखता रहा जो सफेद कफन में लिपटी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि उन कफनों पर, खासकर चेहरों के हिस्से पर,
बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था। यह देखकर मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। माना कि इंसान के चेहरे पर चोट लग सकती है, लेकिन इन सभी के चेहरों पर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वहां से इतना खून निकला कि कफन तक लाल हो गया। यही सब सोचते सोचते मैंने धीरे से कुर्सी पीछे सरकाई और खड़ा हो गया। अब मुझे उन 5 स्ट्रेचर्स को धक्का देकर मुर्दा घर के अंदर ले जाना था। हालांकि मेरा काम बस इतना ही था कि लाशों को अंदर रख दूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मुझे उनके चेहरों पर से ये कफन हटाकर देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। अब जैसा कि आप भी जानते हैं, जब इंसान के मन में किसी चीज को जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है तो वो उसे देखे बिना चैन नहीं ले सकता, और फिर जब वो चीज तुम्हारे सामने हो तो खुद को रोक पाना तो और भी मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसा ही उस वक्त मेरे साथ हुआ। उन लाशों के चेहरों को देखने के लोभ में मैं धीरे धीरे उनके पास गया। फिर जैसे ही सबसे पहले वाली लाश के पास पहुंचा और उसके चेहरे पर से कफन हटाया, तो जिस हाथ से मैंने कफन हटाया था वो हाथ बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि उस चेहरे को देखते ही मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उसी कांपते हाथ से वो कफन दोबारा उसके चेहरे पर डाल दूं। जो कुछ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा उस पर यकीन कर पाना मेरे लिए मुश्किल था। उस मंजर को देखते ही मेरे मुंह से जोर की चीख निकल गई जो पूरे मुर्दा घर में गूंज गई। असल में उन 5 लाशों की हालत भी बिल्कुल मेरे पापा की लाश जैसी ही थी। उनके चेहरों पर भी वही खरोंचें, वही खून नजर आ रहा था। जैसे ही मैं धीरे धीरे एक स्ट्रेचर के पास गया और उस पर रखी लाश के चेहरे से कफन हटाया तो वो मंजर देखकर मैं चीख पड़ा, क्योंकि उसकी भी एक आंख गायब थी। जैसे ही मैंने पहली लाश के चेहरे से कफन हटाया और उसकी गायब आंख देखी, उसी पल मेरे पूरे शरीर में अजीब सी सनसनी दौड़ गई। अब मामला सिर्फ डर का नहीं था, बल्कि जो कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था उसे देखकर साफ लग रहा था कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो हर मरने वाले इंसान के चेहरे पर निशाना बना रहा था, या शायद लोगों को जानबूझकर ऐसे ही मारा जा रहा था। अब पहली लाश को देखकर मेरे मन में यही सब सवाल घूम रहे थे। पूरे मुर्दा घर में गहरा सन्नाटा था, इतना कि मेरी अपनी धड़कनों की आवाज मेरे कानों में तेज तेज सुनाई दे रही थी। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि डर के मारे मेरा दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा था। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दूसरी लाश के पास पहुंचा। उसका भी कफन मैंने धीरे से हटाया, लेकिन जैसे ही मैंने उस दूसरी लाश का चेहरा देखा, मेरी सांसें जैसे अटक ही गईं। उस लाश का चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही था, जगह जगह जली हुई खाल और एक आंख गायब। फिर मैंने हिम्मत करके तीसरी और चौथी लाश के चेहरे भी देखे। हर बार वही मंजर, वही जली हुई खाल, वही गायब आंख। इस सब को देखने के बाद मेरे अंदर एक ख्याल आया कि क्यों ना अब 5वीं लाश का चेहरा भी देख लूं। मैं आगे बढ़ा, 5वीं लाश के पास पहुंचा और उसके कफन का किनारा पकड़कर धीरे से ऊपर उठाया। लेकिन तभी मेरी उंगलियों के पास मुझे जैसे कुछ हरकत सी महसूस हुई। मुझे पहले लगा शायद मेरे हाथ कांप रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है, मगर तभी मैंने साफ देखा कि उस लाश की 2 उंगलियां थोड़ी सी हिलीं और उसका बदन बहुत धीमे से कांपने लगा। यह सब अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे पूरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। मैं एकदम जड़ हो गया, वहां से एक कदम भी पीछे नहीं जा पाया। उस वक्त मेरा डर इतना हावी था कि मैं बस अपनी फटी हुई आंखों से उस लाश को देखे जा रहा था। मैं महसूस कर रहा था जैसे उस लाश के अंदर कुछ धीरे धीरे जाग रहा है, और फिर मेरी ही आंखों के सामने उसकी गर्दन हल्के से दाईं ओर मुड़ गई। वो लाश जिसे मैं अब तक मरा हुआ समझ रहा था, वो बाकी 4 लाशों से बिल्कुल अलग थी। उसने अपनी एक आंख खोल दी, लेकिन उस एक आंख में जो झलक रहा था उसने मुझे अंदर तक डरा दिया। उसकी आंख से जो घूरने की ताकत निकल रही थी, उससे मुझे ऐसा लगा जैसे चारों ओर अंधेरा छा गया हो। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। मेरे मुंह से बस इतना निकला, ये तो जिंदा है। और तभी उस लाश की दूसरी आंख, जो वहां थी ही नहीं, उसकी जगह एक जलता हुआ छेद दिखाई दिया। उस छेद से धुआं सा निकलने लगा।
अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो इन लाशों के बीच जिंदा है, और मैं अकेला उसी के सामने खड़ा हूं। मैं जो देख रहा था वो किसी भी समझ या तर्क के दायरे में नहीं आता था। यानी मेरी आंखों के सामने एक लाश थी, मगर वो बस पड़ी नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे उठ रही थी। वो भी ऐसे जैसे सालों की गहरी नींद से कोई जाग रहा हो। उसकी एक आंख अब भी जल रही थी, और वो लगातार मेरी आंखों में देख रही थी, जैसे मेरे अंदर कुछ तलाश रही हो। ये सब देखकर मेरा शरीर कांपने लगा। मैं धीरे धीरे एक कदम पीछे हटा, मगर डर के साथ मेरे अंदर सबसे ज्यादा जो चीज हावी हो रही थी वो थी उलझन। ये आखिर है क्या? कौन है? तभी उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरी रूह कांप गई। बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में उसने कहा, तेरा बाप मेरा था और अब तू भी मेरा है। ये सुनते ही मेरे होंठ सूख गए। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि लगा अभी सीने से बाहर निकल आएंगी। उस वक्त मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो चीज मेरे सामने है वो बोल रही है, और जो बोल रही है उसकी आवाज इंसान की नहीं, बल्कि किसी ऐसी ताकत की थी जो जैसे जमीन के अंदर से निकलती हो। मैं तो डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि वो लाश फिर सीधा मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं मालिनी हूं, याद है ना नाम? ये नाम सुनते ही मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि ये वही नाम था जो पापा की ड्यूटी डायरी में लिखा था उस दिन जब वो लाश आई थी, जिसकी कोई पहचान नहीं थी। पापा ने कहा था, इसका चेहरा कोई देखेगा तो जिंदगी भर चैन से सो नहीं पाएगा। यानी ये वही औरत थी, भटकती हुई आत्मा, जो अब इंसानों को सिर्फ मारती नहीं थी, बल्कि उनकी यादों, खून और नाम में भी उतर जाती थी। मेरे दिमाग में पापा की उस दिन कही बात घूम रही थी। तभी वो फिर बोली, तेरे बाप ने मेरी मौत के वक्त मेरा चेहरा देखा था, मेरी मौत की बेइज्जती की थी। उसकी कीमत उसे उसी मौत को मरकर चुकानी पड़ी। अब तू भी वही गलती दोहराएगा और वही सजा पाएगा। ये कहते ही उसकी चमड़ी से जलने की भयानक आवाज आई, और जिस स्ट्रेचर पर वो पड़ी थी उसका लोहा भी गर्म होने लगा। ये सब देखकर मेरे अंदर डर इतनी तेजी से बढ़ गया कि लगा अगर अब भी नहीं भागा तो मेरी भी लाश छठे स्ट्रेचर पर पड़ी मिलेगी। अब मुझे समझ आ गया कि जो मेरे सामने है वो ना तो कोई जिंदा इंसान है, ना सपना, बल्कि एक सड़ा हुआ, बोलने देखने वाला जिंदा मुर्दा है। और सबसे डरावनी बात ये कि वो मेरा पीछा भी कर सकता है। लेकिन उस वक्त जितनी भी हिम्मत मेरे अंदर बची थी, मैंने उसे इकट्ठा किया और सीधा मुर्दा घर से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। मगर लगता है उस रात मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि जिस दरवाजे से मैं अंदर आया था वो अब अपने आप ही बंद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर बाहर से कुंडी लगा दी हो। अब वो मुर्दा घर मुझे किसी आम मुर्दा घर की तरह नहीं, बल्कि किसी शिकारी जाल की तरह लग रहा था जिसमें मैं फंस चुका था। तभी पीछे से अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने लोहे की कुर्सी को घसीटा हो। वो आवाज सुनते ही मैंने डर के मारे पीछे पलट कर देखा तो मेरी सांस ही अटक गई। पांचवी लाश यानी मालिनी अब अपने पैरों पर खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह आग की लपटों से ढका हुआ था, और उसकी वही एक चमकती आंख अब भी लगातार मेरी तरफ घूर रही थी। उसे इस तरह मुझे घूरते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी हर छोटी छोटी हरकत को पढ़ रही हो। लेकिन तभी वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल किसी बूढ़ी औरत की तरह धीमी थी, लेकिन डर का असर ऐसा था कि हर कदम उसके तरफ से मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। उसके पैरों के नीचे से काले काले खून जैसा कुछ टपक रहा था, जो जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल रहा था। उसकी तरफ बढ़ते वक्त उसके होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी, और उसके मुंह से एक खौफनाक गुर्राहट की आवाज भी निकल रही थी। यह सब देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो जो हाल मेरे बाप का हुआ था वही मेरा भी होगा, शायद उससे भी बुरा। अब तो मुर्दा घर के हर कोने से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगी थीं, जैसे कोई जानवर अपनी खाल घसीट रहा हो। साथ ही धीरे धीरे बाकी चारों लाशें भी हिलने लगी थीं। यह सब देखकर मैं पूरी तरह घबरा गया था।
समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरफ भागूं। जो भी रास्ता सोचता, वहां से कोई ना कोई दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता। अब वो मुर्दा घर मुझे एक मकबरे की तरह लग रहा था, जिसमें मैं जिंदा ही दफन होने वाला था। मैंने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन डर ने मेरे पैरों से सारी ताकत छीन ली थी। हड्डियों में जैसे कोई जान ही बाकी नहीं थी। और वो औरत, या कहूं वो मालिनी, अब सिर्फ अपने डरावने चेहरे और जलती हुई आंख से ही नहीं, बल्कि अपनी गुर्राहट से भी मुझे अंदर तक डरा रही थी। उस वक्त मैं ना कुछ बोल पा रहा था, ना कोई हरकत कर पा रहा था। मेरा पूरा शरीर डर के मारे सुन्न हो चुका था। लेकिन फिर भी बिना मेरे कुछ कहे या किए वो लगातार गुर्राती हुई आवाज में मुझसे कहती रही, तू भी जलाएगा मुझे? हाँ, जैसे तेरा बाप मेरी लाश को जलाकर छुपाना चाहता था। अब उसकी ये बातें सुनकर मेरे दिमाग में पापा की ड्यूटी डायरी में छुपे हर राज एक एक कर खुलने लगे। मुझे साफ समझ आने लगा कि मेरे पापा ने ही मालिनी की लाश को छिपाया था, शायद बिना इजाजत, शायद किसी बड़े राज को छुपाने के लिए, और शायद असल में वो कभी मरी ही नहीं थी, बल्कि अधूरी थी। अब मैं पूरी तरह समझ चुका था कि पापा की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मालिनी का लिया गया बदला था। अब मुझे यह भी साफ हो चुका था कि वो मुर्दा घर सिर्फ लाशों का ठिकाना नहीं था। वहां कई ऐसे गहरे राज भी छुपे थे जो सड़ चुके थे, जल चुके थे, मगर पूरी तरह दफन नहीं हुए थे। लेकिन अब मेरी जान बचाने का एक ही रास्ता था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे एक कोना नजर आया, जहां एक लकड़ी का छोटा सा स्टोर रूम था। उसमें पुराने कफन और कुछ जले हुए शव रखे थे। जैसे तैसे कांपते लड़खड़ाते कदमों से मैं उस कमरे तक पहुंचा। वहां पहुंचकर जो पहला डिब्बा हाथ लगा, उसमें मिट्टी का तेल था। लेकिन अब मेरे सामने वो औरत खड़ी थी, पूरी तरह जली हुई, मगर अब भी जिंदा। उसे देखकर मेरे मन में सवाल उठ रहा था, क्या जो एक बार जल चुका हो उसे दोबारा जलाया जा सकता है? मैं अभी यही सोच ही रहा था कि वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसे नजदीक आता देख मेरे हाथ पैर फिर से कांपने लगे। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो इतनी नजदीक आ चुकी थी कि उसकी जली हुई खाल की बदबू मेरी सांसों में भरने लगी थी। तभी मैंने मौका देखकर कांपते हाथों से उस पर तेल उड़ेल दिया। फिर माचिस निकाली और जैसे तैसे रगड़ कर जलाई। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक ही पल में भयानक आग की लपटें उठी, जो सिर्फ उसके नहीं, पूरे कमरे को निगलने लगी। मिट्टी के तेल ने पूरे कमरे को चंद सेकंड में जलती आग का दरिया बना दिया। लेकिन उस धमाके और आग की लपटों के बावजूद भी वो वहीं खड़ी थी, अपनी एक आंख से मुझे उसी तरह घूरती हुई। और तभी उसने एक झटके में मुझ पर छलांग लगा दी। उसके जलते हुए शरीर की लपटों ने मुझे भी अपनी आग में समा लिया। जैसे ही वो मुझ पर कूदी, मैं समझ गया, अब खेल खत्म। उस आग की लपटों ने हम दोनों को निगल लिया था। चारों तरफ धुआं था, जलती हुई खाल की बदबू थी और एक अधजला शरीर, जो शायद मेरा था या उसका, ये साफ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ठीक से याद नहीं कि फिर क्या हुआ। बस इतना याद है कि जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। मेरा पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ था, जगह जगह से जला हुआ। जब मैंने आंखें खोली, मेरी मां सामने बैठी रो रही थी। डॉक्टर कह रहे थे कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि मैं बच गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस हादसे में सिर्फ मेरा शरीर नहीं जला था, बल्कि कुछ अंदर भी जल चुका था, या शायद कुछ अंदर समा चुका था। क्योंकि जब मैं अस्पताल से बाहर आया, मुझे लोगों की नसों की हर हरकत महसूस होने लगी थी। उनके डर, उनकी कमजोरी तक मैं देख सकता था। और सबसे डरावनी बात, हर इंसान की आंखों में मुझे वही गहरी काली खालीपन नजर आती थी, जो मालिनी की एक आंख में थी। शायद उस रात जो कुछ हुआ, उसने मेरे जिस्म के साथ मेरी रूह को भी बदल दिया था, या फिर मैं अब भी उसी हादसे में फंसा हुआ था। कई बार जब मैं खुद को आईने में देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी एक आंख अब पहले जैसी नहीं रही, उसमें कुछ बदल गया है। अब उसमें भी वही रहस्यमयी गहराई, वही बुझी हुई राख, वही सुलगती आग है जो मालिनी की आंखों में हुआ करती थी। लगता है वो सब अब मुझ में उतर आया है। आज भी कई बार रात में मेरी नींद खुलती है तो खुद को मुर्दा घर के रास्तों पर भटकते हुए पाता हूं। दरवाजे अपने आप खुलते हैं,
लाशें बिना कुछ किए मेरे सामने पड़ी होती हैं और उनकी आंखें एक एक करके गायब होने लगती हैं। मैं कुछ नहीं करता क्योंकि अब करने को कुछ बचा ही नहीं। डर अब मेरी रूह में इस कदर समा गया है कि जो जल चुका था वो अब भी अंदर ही अंदर जिंदा होकर जल रहा है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी गांव के बुजुर्ग जब उस पुराने मुर्दा घर की ओर देखते हैं तो कहते हैं, एक लड़का था जो अपने बाप की मौत का सच जानने गया था, लेकिन अब वो खुद मौत बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा साथ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।